11 नवंबर को जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शन होने हैं। 2 सीटें हैं, बडगाम और नगरोटा। देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं चुनावों को लेकिन सबसे हाईलाइट होने वाली जो बात यहां पे निकलकर सामने आ रही है ना, वो सीट है बडगाम, क्योंकि पारंपरिक सीट है आगा सैयद रूहुल्लाह की। पिछली बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद वहां से चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसी के साथ उन्होंने गांदरबल से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सीट उन्होंने रख ली और ये छोड़ दी। इसी के चलते यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये सारी की सारी जो आज हम बात करने वाले हैं, वो आगा रूहुल्लाह नाम के ऊपर ये बात होगी, क्योंकि घमासान मचा है जम्मू कश्मीर में आगा को लेकर। पहले आगा रूहुल्लाह की तरफ से खबर आती है क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर एनसी काम नहीं कर रही है तो हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि बडगांव सीट एनसी और पीडीपी की सीधी टक्कर है वहां पर आपस में। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हद तब हो गई जब डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी की तरफ से यह बयान आता है कि कौन आगा, मैं किसी आगा को नहीं जानता, मुझे नहीं पता आगा कौन है। और उसके बाद सफाई देते हैं कि मैं तो किसी और के बारे में बात कर रहा था। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने पूरा मुद्दा बताया अभी आगा रूहुल्लाह, माना कि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन क्या इतनी कंफ्यूजन है कि आपको अपनी पार्टी के नेता के बारे में नहीं पता? और इतना बेतुका बयान कि शोर हो रहा था तो मैं बोल नहीं पाया, फिर सफाई भी दी तो ठीक है, लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। ये नामुमकिन है कि कोई डिप्टी सीएम अपने एक बहुत बड़े नेता का नाम नहीं समझ में आए, उसको नहीं पहचाने। आगा रूहुल्लाह सईद जो कि एमपी भी हैं और जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, आपने पहले ही बता दिया था, 3 बार वो वहां से विधायक रह चुके हैं और उनकी बहुत लोकप्रियता है। तो ऐसे में ये मानना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि उन्होंने किसी गलतफहमी बस कह दिया होगा कि कौन आगा मैं नहीं जानता हूँ। और यही वजह है कि एक नहीं 2 बार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को सामने आना पड़ा। और पहली बार तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया और मैं किसी वर्ग विशेष को या किसी धार्मिक समुदाय को आहत नहीं करना चाहता था, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था, तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन उसके बाद भी विरोध जब आगा रूहुल्लाह के समर्थकों ने किया, इनके पुतले जलाए गए, इनके पोस्टर्स जलाए गए और रैलियाँ निकल गई उसमें, तब एक बार फिर से वो सामने आया और उन्होंने बहुत ही विस्तार से इसमें समझाया कि नहीं, जिस वक्त मुझसे पूछा गया था सवाल, उसमें बहुत भीड़ थी, मैं सुन नहीं पाया था ठीक से और मैंने इनके बारे में बात नहीं की थी, मैं तो बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में बोल रहा था कि मैं उस आगा को नहीं जानता हूँ। मतलब एक तरीके से लीपापोती करने वाला पूरा इनका बयान ऐसा लगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि सुरेंद्र चौधरी को ये नहीं पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ और किसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए सर, बहुत सिचुएशन ना उलझ गई हैं यहाँ। अब 2019 से ही, जब से ये यूटी वाला सीन हुआ है, तब से लेके ट्वीट इन्होंने लगातार किए, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जो तस्वीरें हैं हम हमारे दर्शकों को दिखा चुके हैं और पुतले फूके जा रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब वो तो उन्होंने तो अपनी तरफ से सफाई दे दी कि मैंने नहीं कहा, हम लोगों ने अपने दर्शकों को सुना दिया ये। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता, आवाम, उसका क्या? नहीं, वो देखिए, उसमें 2-3 बातें बहुत ही मुख्य रूप से उभर के सामने आई हैं। सुरेंद्र चौधरी ने जो सफाई दी है, दोबारा इतनी लंबी चौड़ी सफाई दी, वो उनकी मजबूरी इस तरीके से कही जा सकती है क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वहाँ पर, उसके संगठन को लेकर और पार्टी के संगठन को लेकर, उसमें अनुशासन को लेकर भी बात उठनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जब आगा रूहुल्लाह बात उठाते हैं और वो कहते हैं स्टेटहुड के मुद्दे पर वो एनसी के काम करने के तरीके से नाराज़ रहे पहले, उसके बाद स्टेटहुड के मुद्दे पर, और उसके बाद अभी जो रिजर्वेशन का मुद्दा हुआ, तो उसमें जो युवा वर्ग है जम्मू कश्मीर का, उसका समर्थन है आगा रूहुल्लाह के साथ, क्योंकि वो बात जो कर रहे हैं वो लॉजिकल कर रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ के जो मेरिट वाले जो छात्र हैं उनके करियर का क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब एनसी सरकार को ढूंढना है और वो किस तरीके से इसके ऊपर काम करती है। लेकिन जो आगा रूहुल्लाह का कहना है कि इस पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, आखिर सरकार चाहती क्या है, और ये बात वहाँ के युवाओं को पसंद आ रही है। अब इस बीच में चूँकि उनको कद को कम भी करना था, चूँकि वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझको लगता है कि सुरेंद्र चौधरी ने नाराज़गी
दिखाते हुए इस तरह का बयान दिया कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ ये से संदेश बिल्कुल कहा जाए, गया था हाँ, कि ये भाई संदेश वो- जाए कि वो इतने बड़े नेता नहीं है जहाँ पार्टी उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करे। इसीलिए सुरेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया था एक तरीके से उनको डाउनसाइज करने के लिए। लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन हुआ लोगों के बीच में, और ये भी जो वहाँ जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि जो शिया हैं वहाँ पर जब बाई इलेक्शन में उनका वोट बहुत मायने रखता है, ये भी शिया लीडर हैं अगारुल्ला, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एनसी से नाराज़ हो सकता था, तो एक खतरा ये भी सामने था। तो इस वजह से भी उन्होंने आके ये बयान दिया है। तो देखिए अभी आपने बताया कि बहुत युवा भी उनके समर्थन में हैं, ये भी है, बड़गांव सीट पे इलेक्शन भी हो रहे हैं जो उनकी पारंपरिक सीट है, उनसे पहले उनके पिता के पास में थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत देखिए एनसी में दिखती हुई नजर आ रही है साफ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, इन्होंने बोल दिया। अगर इन्होंने बोल दिया था क्योंकि वो खिलाफ चल रहे हैं तो फिर इन्हें अपना बयान करेक्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या इन्हें पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके इतने समर्थक, या फिर ये शिया समुदाय जो है वो इनके साथ में है? तो ये आपसी मतभेद इतने बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में इस तरह के स्टेटमेंट बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से दिए जाते हैं, जाहिर तौर, और इसमें भले ही इन्होंने सामने आकर सफाई दे दी हो, लेकिन एक मैसेज जो देना था इन्होंने अगारुल्ला और उनके समर्थकों को वो मैसेज कन्वे कर दिया है जी। कि अगर आप इसी तरीके से बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि आगे कोई दूसरा और कदम उठाने पर भी सरकार मजबूर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये ठीक है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे इनका नाम नहीं लिया कहीं भी, और बहुत तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर कोई वो बयान दे रहे हैं तो। जी। सवाल ये है कि अगर उमर अब्दुल्ला इतने संयम से और इतने पेशेंस के साथ इस तरह के इस तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो वैसे में सुरेंद्र चौधरी को इतने एग्रेसिव तरीके से आगे आकर बोलने की क्या ज़रूरत थी? और क्या वो अपने ही आधार पर, अपनी सोच के आधार पर ये कह सकते हैं? क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने तैश में आके और कह दिया हो, लेकिन वो डिप्टी सीएम है, ऐसा नहीं है कि उनके कैलकुलेशंस नहीं होंगे या उनके बातचीत करने में कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की रजामंदी शामिल नहीं होगी। ऐसी बातें होती हैं, हाँ, कहने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि ये जो मैसेज देना था अगारुल्ला को वो अनजाने में दिया गया है। एक मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की है, और मैसेज देने के बाद उन्होंने कह दिया आके कि मुझको सुनने वालों को गलतफहमी हुई है, मुझको गलतफहमी हुई थी, जो कि ये बात किसी के गले उतरती नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि अब जितना अग्रेसिव हो रहे थे कुछ मुद्दों पर अगारुल्ला, उसमें सवाल एनसी के संगठन क्षमता पर, सरकार के काम करने के तरीके पर, चूँकि सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला हैं, उनके नेतृत्व पर कई तरीके के सवाल अगारुल्ला के स्थान से उठ रहे थे। इसीलिए एक मैसेज सुरेंद्र चौधरी की तरफ से उनको दिया गया है। लेकिन अहम ये भी है कि अगारुल्ला की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। आधिकारिक तौर पर सामने आके उन्होंने कुछ कहा नहीं कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। खैर, इन सबसे परे जो सीट अब बड़गाम है, जो कहीं ना कहीं मैटर करती है, अगारुल्ला अगर साथ होते तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो नतीजे आने थे वो हम सब जानते हैं। अब क्या उस पर असर पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो किस तरीके से पड़ रहा है? क्या पहला आपके पहले सवाल का जवाब कि अगारुल्ला ने सामने आकर कभी इस वाक़े के बारे में सीधे तौर पे कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। दरअसल मुझको लगता है कि अगारुल्ला को इसमें उतरने की ज़रूरत भी नहीं है। एक जो पहला उन्होंने जिस वजह से ये पूरा एपिसोड हो रहा है जी सर, उसमें उनका अपना ऑब्जेक्टिव और उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। वो उनकी लड़ाई चल रही है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर, स्टेटहुड के ऊपर, और उसके बाद सरकार बनने के बाद रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। ये 3 बड़े सवाल थे, और इसको एड्रेस करते हुए जब उनका विरोध हुआ एनसी की तरफ से, तो उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि मैं बड़गाम में चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। उनका इतना कहना ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, और उसके आगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बयान पर आकर कुछ कहना कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे बड़ा बयान वो दे चुके हैं पहले, इसलिए उन्होंने आकर इसके ऊपर नहीं कहा। दूसरी बात जो आपने कहा कि उसके उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरी जनता वहाँ की सीधे सीधे एनसी के अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि एनसी को जो समर्थन उन्होंने दिया है वो इनके पूरे जो वादे किए गए थे उमर अब्दुल्ला और एनसी की तरफ से, उसके ऊपर दिया है। उसके बाद पहले से वहाँ पर एनसी का बेस रहा है, भले अगारुल्ला के चलते रहा हो। तो पूरी जनता जो है, ऐसा नहीं कि एक बार वहाँ से अलग हो जाएगी, क्योंकि वोटिंग में एक व्यक्ति की या एक शख्सियत की उपस्थिति, मौजूदगी जो है,
वोटिंग को इम्पैक्ट तो कर सकती है, पूरा का पूरा उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो नुकसान होने के चांसेस ज़रूर हैं। अगर ये परिस्थिति, ये सिचुएशन बनी रहती है जिसमें आगा रुल्ला की नाराज़गी बनी रहती है, तो इस पर इम्पैक्ट निगेटिव पड़ सकता है जी। लेकिन हाँ, अगर वो खुलकर साथ आ जाते हैं, आज सुरेंद्र चौधरी का बयान आया, अगर आगे आगा रुल्ला की तरफ से कोई बयान आ जाता है कि चलिए ठीक है, कुछ गलतफहमी होगी, इस तरीके का कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है, तो एनसी की राय एक बार फिर से वहाँ बहुत ही आसान हो जाएगी। राजनीतिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इस सारे मुद्दे से? सारे मुद्दे से ये हो रहा है कि इसमें 3 शख्सियत जो हैं, देखिए सीधे सीधे उनकी जो है ना इमेज पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। पहले तो एक आगा रुल्ला ही हो गए खुद से जी। दूसरे सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, और तीसरे जो मेन कैरेक्टर बनकर निकल के आए हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। तो इन तीनों का ही नाम उसमें इन्वॉल्व है। अगर ये बैलेंसिंग एक्ट ठीक से नहीं हुआ तो फिर इसका फिलहाल तो ये होगा कि आगा रुल्ला अगर कोई और बयान दे देते हैं और उस चुनाव प्रचार में शामिल भी होते हैं, लेकिन उनकी एक्टिव अगर उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये एनसी पार्टी को और इम्पैक्ट करेगा उमर अब्दुल्ला की इमेज को, और अगर उनकी इमेज को इम्पैक्ट करेगा तो सुरेंद्र चौधरी के ऊपर भी इम्पैक्ट उसका आना ही आना है। थोड़ी बात टल जाती है। देखिए किस तरीके से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मैंने अपने अगर सैयद रहुल्ला के लिए नहीं कहा, एक तो नाम भी बड़े सेम है, वो आप ज़रा बताइएगा हमारे दर्शकों को। हाँ। वो चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के आगा के लिए कह रहे थे, मैंने कहा है। तो उसके बाद जब न्यूज़ 18 JKLH ने उनसे सवाल भी पूछा था कि अगर आप लोगों को के लिए कहा तो क्या आप लोगों के अंदर नहीं आया कि रोष प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो ये बातें घुमा रहे हैं? नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए विपक्ष वो तो अभी बयान दे रहे हैं, इसके ऊपर बीजेपी क्यों कोई रिएक्शन देगी? बीजेपी को और पीडीपी दोनों को पता है कि ये एनसी का अंदरूनी मामला है, तो इनके बयान देने भर से कोई ऐसा नहीं। और विपक्ष के लिए तो हम कहते हैं, विपक्ष के कोई भी उम्मीदवार हो उसको डिमोरलाइज करने के लिए या ये शो करने के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे सामने या मेरी पार्टी के कैंडिडेट के सामने कोई भी कैंडिडेट हो, कोई मायने नहीं रखता, मैं उसको नहीं जानता। तो ये बहुत साधारण बात है। बिल्कुल। बात उसमें ये थी कि आप अपने ही इतने बड़े नेता को की उपस्थिति को आप नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं जी। बात उसमें ये थी। बाकी अगर बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं। वो क्यों करेगी? वो जान रही है कि आपका ये इंटरनल मैटर है, उसमें उसको कुछ नहीं करना है। वो जानती है, बीजेपी को पता है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो उनके आगा सैयद की उम्मीदवारी वहाँ पर मजबूत हो सकती है। देखिए अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतभेद चल रहे हैं, वो तस्वीरों से सामने आ रहा है। बड़े दिनों से मुद्दा चल रहा था, 11 नवंबर को इलेक्शन है, तारीख के पास में है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है, अभी जो हमने इस सारे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, कि कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी से भी इस बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि क्योंकि आगा सैयद रहुल्ला विरोध कर रहे हैं तो उनका ज़मीर मरा हुआ नहीं है, उनका ज़मीर जिंदा है। तो वही आप वाली बात है कि राजनीति है, इलेक्शन बिल्कुल है। वो तो बीजेपी चाहेगी किसी न किसी तरीके से रिफ्ट क्रिएट हो। बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है कि आगा रुल्ला सईद ने जो अपना स्टैंड बना रखा है उससे वो अलग नहीं हो। बिल्कुल। तो अगर उनका तेवर वैसे ही बरकरार रहता है तो चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे वाली स्थिति बन सकती है। इसलिए बीजेपी अच्छा बोलेगी आगा रुल्ला सईद के बारे में, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं अंदर खाने कोई पार्टी बदलने की चीज़ चल जाए? अब ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, ऐसा सीधा मैं क्योंकि तो नहीं कह सकता हूँ। में है अभी, और जिस पार्टी में वो हैं उनके पास बहुमत है। दरअसल अभी पूरे देश में आप देखिए राजनीति इस स्तर पे आ गई है जहाँ विचारधाराएं बहुत महत्व नहीं रखती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी के लिए कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं और बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं पार्टी अदल बदल की, जिसमें विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह गया। और किसी भी विचारधारा के अगेंस्ट आप जाते भी हैं, जिस विचारधारा के साथ आप 20 साल 25 साल से हैं, उसको छोड़ने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगता, और आप कोई ऐसा एक्सक्यूज सामने रख देते हैं जो देखने वाले सुनने वाले भी समझते हैं इसमें आपके बोलने का मकसद कुछ और है और आपके करने का मकसद कुछ और है। तो राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन फिलहाल ये सूरत तो मुझको नहीं दिख रही है। बातें तो इस पर होती रहेंगी। खैर, हमने पूरा मुद्दा आप लोगों को समझाया, बात की अंदर खाने क्या बात है। अभी इससे पहले भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हरजाना जो बड़गांव सीट पर एक बड़ी जीत होती हुई एनसी की पिछली बार भी हुई थी, क्योंकि जो लास्ट में मार्जिन आता ना कि इतने वोटों से वो हारे, इतने वोटों से वो जीते, वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब क्या कुछ आगे होगा, डिप्टी सीएम ने तो सफाई दे दी, अब आगा रुल्ला खुद इस पर कुछ कहने वाले हैं या नहीं, उस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, और क्या नतीजे रहते हैं वो खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज इस खबर पर विस्तार से इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। धन्यवाद।